हेलो क्लास 10। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 हिस्ट्री के चैप्टर 1 को। और हमारे चैप्टर का नाम है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका मतलब क्या हुआ, तो यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय है उसके बारे में हम लोगों को इसमें पढ़ना है। वो सारी घटनाक्रमों को हम लोग नज़दीकी से देखेंगे। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये हिस्ट्री काफ़ी बोरिंग सब्जेक्ट लगता है बहुत सारे बच्चों को, तो इस वीडियो को देखने के बाद ये बोरिंग सब्जेक्ट आपके लिए इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के टेक्स्ट को तो देखेंगे ही, साथ ही साथ इस वीडियो के सेकेंड हाफ में हम लोग हैंड रिटन नोट्स भी देखेंगे, जिसमें काफ़ी पॉइंट वाइज सारे टॉपिक्स को क्लियर किया गया है, जिसका यूज आप लोग आंसर राइटिंग में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन मिलेगा, साथ ही साथ इस चैप्टर और हिस्ट्री के स्टोरी को भी आप समझ सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो हम लोग देखेंगे कि तो इस चैप्टर को हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो पहला पार्ट है हमारा पहला सेक्शन, वो है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, जो कि हम लोग आज डिस्कस करेंगे। सेकंड सेक्शन जो है वो है हमारा मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें बेसिकली हम लोग ओल्ड वैल्यूज वर्सेस मॉडर्न वैल्यूज को देखेंगे कि कितना परिवर्तन आया है, क्या चेंजेज आया है सोच में। थर्ड जो सेक्शन है हमारा वो है एज ऑफ रिवॉल्यूशंस, जो कि 1832-1848 के पीरियड को बताएगा। और जो फोर्थ टॉपिक है हमारा द मेकिंग ऑफ जर्मनी, इटली एंड स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिफ्थ टॉपिक जो हमारा होगा वो विजुअलाइजिंग द नेशन एंड लास्ट टॉपिक इंपेरियलिज्म एंड नेशनलिज्म। तो हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, जिसको हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें ताकि ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। तो जब हम ये चैप्टर शुरू करते हैं तो इसमें ये इमेज हम लोगों को दिखता है। तो हम लोगों को बेसिकली इस इमेज में क्या ध्यान में रखना है कि ये फ्रेडरिक सूरो के द्वारा बनाया गया इमेज है, जो 1848 में आया था। और इसमें वो एक ऐसे दुनिया के बारे में बोलता है जहाँ पर किस विचार का महत्व हो, डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स का। तो याद रखिएगा, फ्रेडरिक सूरो के द्वारा बनाया गया इमेज दिया गया है। और ये फ्रेडरिक सूरो कहाँ का आर्टिस्ट है, तो फ्रेंच आर्टिस्ट है। यहाँ पर कुछ टर्म को जानना जरूरी है। पहला टर्म है एब्सोल्यूटिस्ट, मतलब ये हिस्ट्री में मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को दर्शाने के लिए किया गया था यूज, जहाँ पर बताया गया था कि मोनार्कियल गवर्नमेंट जो होता है वो सेंट्रलाइज होता था, मिलिटराइज्ड होता था और रिप्रेसिव माने कि दमनकारी होता था। सेंट्रलाइज मतलब केंद्रीकृत होता था। मीन्स सत्ता में जब भी हम लोग पढ़ते हैं तो देखते हैं एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशियरी, ये सारे विंग जो है किसके कंट्रोल में होता था, कोई एक बॉडी या पर्सन के कंट्रोल में हुआ करता था। इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है। सेकंड जो टर्म हम लोग देखते हैं यूटोपियन। यूटोपियन एक आइडियल वर्ल्ड के बारे में बोलता है जो प्रैक्टिकली ज़मीन पर पॉसिबल नहीं है। इतना अच्छा है दुनिया के बारे में आप इमेजिनेशन कर लेते हैं कि जो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमको इसमें जानना है इस पेज में, वो है रेनन के बारे में। रेनन के बारे में क्या हम लोगों को जानना है, तो रेनन नेशन को डिफाइन किया था। अब नेशन के बारे में क्या मानना था उसको आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कह रहा है कि नेशन इज ए कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिएवर, सैक्रिफाइस, डिवोशन, ए हीरोइक पास्ट, ग्रेट मैन, ग्लोरी, दैट इज द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस ए नेशनल आइडिया। मीन्स राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है, तो हम लोग देखते हैं कि एक शेयर्ड पास्ट होता है जहाँ पर संघर्ष होता है, कॉमन संघर्ष होता है, कॉमन आइडियोलॉजी होता है जिसके लिए हम लोग संघर्ष कर रहे होते हैं। ये सारा चीज़ जो है बिल्डअप करता है एक नेशन को। तो नेशन होना अच्छा बात है, लेकिन नेशन में कभी निहित नहीं होता है ये भावना कि हमको दूसरे एरिया को ऑक्यूपाई करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ यहाँ पर दिया गया है जो हम लोगों को समझना है। अब बेसिकली हम लोग चैप्टर में आते हैं। तो चैप्टर में हमारा पहला सेक्शन है द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तो ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्या है, तो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे। और आइडिया ऑफ नेशन क्या है इसको हम लोग देखेंगे। तो चैप्टर में क्या रहा है कि फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन जो नेशनलिज्म का है वो कब आया, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में आया। जिस प्रकार से आप इंडियन रिवॉल्यूशंस को देखेंगे जो अंग्रेज के खिलाफ हम लोग किए थे या हम लोग के पूर्वज किए थे, तो हम लोग देखते थे कि 1857 को एक पहला ऐसा बैटल माना जाता है या संघर्ष माना जाता है कि जो एक बड़े भूभाग को प्रभावित किया था और अंग्रेज को भी महसूस हुआ था। तो फ्रांस में भी 1789 जो था वो पहला डेट था जहाँ पर आपको क्लियर एक्सप्रेशन मिलता है नेशनलिज्म का, जो उभर के आया। तो आगे क्या कह रहा है कि इन 1789 अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क, देखिए एब्सोल्यूट टर्म का चर्चा हुआ। एब्सोल्यूट मोनार्क के शासन के अंतर्गत द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स। मतलब कह रहा है जब ये आंदोलन वगैरह देखने को मिला तो इसका रिजल्ट क्या आया, इसका रिजल्ट यही आया कि मोनार्की से जो सत्ता है, जो पावर है, वो ट्रांसफ़र हो गया कहाँ, फ्रेंच सिटीजन्स के, बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन के पास। अब क्या देखते हैं कि फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, शुरुआत से ही फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज बहुत सारे ऐसे तौर तरीकों का इस्तेमाल करते हैं जो
एक भावना लाता है। किस चीज़ का भावना? सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी, मतलब वननेस का, कॉमननेस का भावना उत्पन्न करता है। इसके लिए बहुत सारे तौर तरीके, मेजर्स वो लोग यूज करते हैं। अब क्या क्या मेजर्स यूज करते हैं, तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका बनता है जो कि क्वेश्चन है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज हैं वो क्या क्या तौर तरीका का इस्तेमाल करते हैं। इसी को हम लोग नोट्स में देखेंगे। तो क्या कह रहा है? लॉ पैत्रे का, ला पैत्रे, ले सितियोन, है ना, एक स्टैंडर्ड वेट एंड मेजरमेंट सिस्टम, है ना, न्यू फ्रेंच फ्लैग, ये सारे मेजर्स अपनाए जाते हैं। किनके द्वारा अपनाए जा रहे हैं? तो जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज हैं उनके द्वारा अपनाया जाता है। ठीक है, अब क्या क्या अपनाया जा रहा है इसको हम लोग नोट्स में देखेंगे। अभी आप चैप्टर में इस चीज़ को पॉइंट आउट करते चलिए। देख रहे हैं सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। ये सारे चीज़ किए जा रहे हैं। आगे आप इंपॉर्टेंट क्या चीज़ देखेंगे इसमें? आगे आप इंपॉर्टेंट चीज़ ये देखेंगे कि नेपोलियनिक कोड आता है, मीन्स सिविल कोड ऑफ 1804, नेपोलियन के एंट्री के बाद। अब ये जो आता है तो इसमें क्या होता है? इसमें भी कुछ ना कुछ प्रोविजंस होते हैं या कुछ ना कुछ मेजर्स लिए जाते हैं नेपोलियन के द्वारा, जो कि पॉजिटिव भी थे और निगेटिव भी थे। इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे और नोट्स में मेंशन करेंगे। अभी हम लोग जस्ट देखेंगे तो वो मेजर्स क्या थे ये भी हम लोग को जानना है और यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि नोट्स के पास चलेंगे और नोट्स में देखेंगे कि क्या क्या हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि मोनार्की से रिपब्लिक बन जाता है फ्रांस। कैसे बनता है? तो सीरीज ऑफ इवेंट्स होता है, घटनाक्रम होता है, बहुत सारा घटनाक्रम क्रमबद्ध तरीके से होता है, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रेंच रिवॉल्यूशन बोले थे। ये हम लोग क्लास 9th में पढ़े थे। अब हम लोग देखें कि बहुत सारे स्टेप्स लिए गए, मेजर्स लिए गए। किनके द्वारा लिए गए? जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे। क्यों लिए गए? ताकि सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग डेवलप हो। किस में? वहाँ के सिटीजन्स में, जो लोग थे उनमें। अब क्या क्या स्टेप्स लिए गए तो क्वेश्चन में भी ये पूछ सकता है। तो पहला हम लोग पॉइंट देखते हैं ला पैत्रे और ले सितियोन का। ला पैत्रे माने फादरलैंड को रिप्रेजेंट करता है ये वर्ड, कि फ्रांस जो है, जैसे हम लोग अपने भारत को भारत माता बोलते हैं वैसे वे लोग फ्रेंच पापा बोलते हैं। ले सितियोन मतलब क्या हुआ? सिटीजन्स, नागरिक को संबोधित कर रहा है। इट मीन्स ये लोग ये बोलते हैं कि वे चाहते हैं और बोलते थे कि वे लोग यूनाइटेड कम्युनिटी रहेंगे और इक्वल राइट्स अवेल करेंगे, इंजॉय करेंगे। मीन्स सब लोग समान होगा कानून के नज़र में। दूसरा ये मेजर क्या अपनाते हैं कि न्यू ट्राई कलर फ्लैग को इंट्रोड्यूस करते हैं, ताकि सब लोग एक प्रतीक को लेकर के आगे बढ़े, आंदोलन करें, आवाज़ उठाए। तीसरा चीज़ हम लोग देखते हैं कि जो भी रीजनल लैंग्वेजेस थे उनको डिसकंटिन्यूड कर दिया जाता है, मतलब उनको रोक दिया जाता है। और क्या इंट्रोड्यूस किया जाता है? फ्रेंच लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ताकि एक कॉमन लैंग्वेज हो जाए कि सूचना का आदान प्रदान आसान हो सके, वननेस दिखे। फोर्थ जो चीज़ हम लोग देखेंगे कि स्टैंडर्ड मेजरिंग एंड वेटिंग सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है, ताकि जो व्यापार संबंधी दिक्कतें थी उनको भी दूर किया जा सके। एक यूनिटी इस फॉर्म में भी हो, वाणिज्यिक फॉर्म में, व्यवसाय के फॉर्म में। फिफ्थ जो चीज़ हम लोग देखते हैं कि न्यू नेशनल एंथम को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसका मेंशन मिलेगा हम लोगों को। सिक्स्थ हम लोग क्या देखते हैं? स्टेट जनरल वेयर इलेक्टेड नाउ। स्टेट जनरल जो हैं अब इलेक्टेड किए जाते थे, मीन्स चुने जाने लगे। सेवेंथ पॉइंट हम लोग क्या देखते हैं कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। एट्थ पॉइंट हम लोग क्या देखेंगे कि फ्रेंच आर्मी स्प्रेडेड द आइडिया ऑफ रिपब्लिक। हॉलैंड वगैरह जैसे देश में जो है वो लोग फैलने लगे, इस आइडिया को फैलाने लगे, इक्वालिटी का ये सारा जो आइडिया था, इस आइडिया को आस पड़ोस के यूरोपियन कंट्रीज में ये लोग फैलाने लगे। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन क्या बनता है कि क्या स्टेप्स लिए गए रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज के द्वारा, टू ब्रिंग या टू ब्राउट सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग इन फ्रेंच पीपल। ठीक है, तो लोग जो फ्रांसीसी लोग थे उनमें एकता की भावना को पनपाने के लिए, को बढ़ाने के लिए, प्रमोट करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए गए। तो 8 स्टेप्स जो यहाँ पर मेंशन है उसमें से आप कोई भी यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बतला सकते हैं। तो ये हमारा पहला एस्पेक्ट था। नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं कि अब फ्रांस में हम लोग देखें कि नेपोलियन की एंट्री होती है फ्रांस में, काउंसिल में वो जाता है, वहाँ का हेड बनता है, मीन्स पावर उसके हाथ में आने लगता है। आगे क्या हम लोग देखेंगे कि नेपोलियन क्या करता है? अगेन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज कर देता है। फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को चेंज करता है। जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक हो गया था, उस डेमोक्रेसी को वो वापस से मोनार्की लाता है, डेमोक्रेसी से मोनार्की लाता है। अब आपके मन में प्रश्न आएगा कि डेमोक्रेसी से मोनार्की क्यों लाता है? तो सत्ता का लालच भी होता है। दूसरा क्या कि नेपोलियन हर चीज़ को परफेक्ट करना चाह रहा था और अपने हिसाब से करना चाह रहा था, इसलिए वो चाह रहा था कि पूरा सत्ता का बागडोर उसके हाथ में हो। तो एक आप इसको पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं और निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। तो अब डेमोक्रेसी से मोनार्की तो आ गया, अब क्या होता है? हम लोग देखे थे कि वो राजा कब बनता है? 1804 में बनता है वहाँ का। अब आगे हम लोग क्या देखेंगे? टू चेंज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नेपोलियन इंट्रोड्यूस सिविल कोड ऑफ 1804।
मीन्स ये सत्ता में परिवर्तन लाने के लिए वो ये कोड का इस्तेमाल भी करता है। अब ये नेपोलियनिक कोड जो है 1804 वो क्या है, तो फीचर क्या है इसमें नेपोलियनिक कोड 1804 का, तो हम लोग देखे थे कि बहुत सारे फीचर हैं, लेकिन इन सारे फीचर्स को हम लोग दो पार्ट में कैटेगराइज कर लेते हैं, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, कि इसका सकारात्मक प्रभाव भी कुछ पड़ा होगा, कुछ नकारात्मक भी प्रभाव पड़ा होगा। सकारात्मक में क्या था, तो ये फ्यूडल सिस्टम को एबोलिश करता है, एक प्रकार का जमींदारी व्यवस्था ही आप कहिए, इसको ये ख़त्म करता है, तो ये आम लोगों के लिए अच्छा था। दूसरा क्या करता है, फ्रीड पीजेंट्स फ्रॉम सर्फडॉम, माने बंधुआ मजदूरी का जो व्यवस्था था, जो हम लोग 9th क्लास में पढ़े थे, उसको ख़त्म करने का काम करता है, उनको फ्री करता है। ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, तो इसे आम लोगों को फ़ायदा है। उसके अलावा एबोलिस्ट प्रिविलेजेज बेस्ड ऑन बर्थ, मीन्स जन्म के साथ जो अधिकारें मिलती हैं लोगों को, जैसे राजा का बेटा राजा, मंत्री का बेटा को भी मंत्री पद मिल जाएगा, माने एक क्लास बन गया जो फ्रांस के पॉलिसीज को निर्धारित कर रहा था, और जो जन्म से आ रहा था उन लोगों को पावर अथॉरिटी मिल जा रहा था, इस चीज़ों को ख़त्म करने का काम किया। फिफ्थ आप देखेंगे कि इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब लॉ को अच्छे से इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है, सबको समान रखने का काम कर रहा है। स्टैंडर्ड मेजरिंग यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया, मीन्स जो बटखरा वगैरह हम लोग देखते हैं, तेल वगैरह नापने के यूनिट्स को देखते हैं, ये अलग अलग जगह अलग अलग था, फ्रांस में या यूरोपियन नेशंस में, इन सबको वो स्टैंडर्डाइज करता है। लेकिन ये सब तो पॉजिटिव पॉइंट्स है। निगेटिव पॉइंट्स क्या था, तो निगेटिव पॉइंट्स में आप देखेंगे कि ये इंट्रोड्यूस करता है सेंसरशिप, मीन्स रोकथाम लगाता है खबर वगैरह, सूचना वगैरह, इन सब पर। नो वोटिंग राइट्स फॉर वीमेन, महिलाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया, महिलाओं की स्थिति को सुधार करने में कोई योगदान नहीं देता है, मतलब महिलाओं को मताधिकार नहीं मिल पा रहा है। नो राइट टू प्रॉपर्टी फॉर वीमेन, महिलाओं को संपत्ति का अधिकार भी नहीं दे पा रहा है ये, या दिला पा रहा है। फोर्सफुल रिक्रूटमेंट इन आर्मी, आर्मी में ज़बरदस्ती रिक्रूटमेंट कराया जा रहा है। अब क्यों कराया जा रहा है, क्योंकि इसका मनसा आ गया था विस्तारवादी नीति का, तो ये चाह रहा था, इसको लड़ना था। अब लड़ने के लिए सैनिक चाहिए, तो सैनिक की संख्या को मेंटेन करने के लिए ज़बरदस्ती जबरन युवकों को सैनिक में बहाल कर रहा था। तो ये हमारा फर्स्ट सेक्शन था इस चैप्टर का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अगर चैप्टर समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, और नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट कीजिए, तो सेकंड सेक्शन हम डालेंगे। थैंक यू।